वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज लेसन नंबर 2 आपके लिए लेकर आया हूँ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कल हम लोगों ने पढ़ा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एंशिएंट कॉन्सेप्ट क्या था और एक रिएक्शन जिसमें यूरिया का फॉर्मेशन किया गया था। जबकि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होगा और क्या प्रॉपर्टीज है कि एक नया विषय का जन्म हुआ, एक नया केमिस्ट्री के ब्रांच का उदय हुआ। तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बी रेफर्ड टू एज हाइड्रोकार्बन्स। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हम हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब हुआ हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन एंड कार्बन फॉर कार्बन। तो जब कभी हाइड्रोजन और कार्बन आपस में मिलकर एक नए कंपाउंड का सिंथेसिस करते हैं, एक नए कंपाउंड बनाते हैं, फॉर एग्जांपल CH4, ये एक कंपाउंड है जिसका नाम मीथेन है और ये नॉर्मली गैसियस फॉर्मेट में पाया जाता है। तो एक CH4 जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम मीथेन है और इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये क्या कहलाएगा? एक हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इथेन C2H6 किस तरीके से कंपाउंड बनता है वो भी आपको आगे बताया जाएगा कि क्या फॉर्मूला होता है बनाना। तो ये क्या हुआ? एक इथेन नामक कंपाउंड है जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये भी एक तरह का हाइड्रोकार्बन हुआ। तो जैसे कि hence this the study of hydrocarbons and their derivatives, या तो हाइड्रोकार्बन की स्टडी या फिर हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स के स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की श्रेणी में रखते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में रखते हैं और इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से संबोधित करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर CH4 से एक हाइड्रोजन रिमूव करके एक OH जोड़ दिया जाए तो ये कंपाउंड बनेगा CH3OH। नहीं, CH4 से एक हाइड्रोजन रिमूव करना है तो बचा CH3, उसमें एक OH जोड़ देना है तो बन जाएगा CH3OH। ये एक अल्कोहल ग्रुप का है क्योंकि यहाँ पे OH है। दूसरा देखिए CH3Cl, ये साइनाइड ग्रुप का है। Cl मीन्स साइनाइड। तो इस प्रकार हाइड्रोकार्बन या उसके डेरिवेटिव्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मॉडर्न डेफिनेशन में इंक्लूड हुए। यहां तक आप लोग नोट डाउन करिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा क्राइटेरिया है, कौन सा कारण है जिसके कारण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया विषय के रूप में उदय हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप नोट डाउन करिए। तो देखिए, यहां पे जो यहां पे दिया गया है, तो हम लोगों ने पढ़ा क्या कि क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उदय हुआ, क्या रीजन था, इसके पीछे का क्राइटेरिया क्या है, क्या कारण है। तो यहाँ पे सबसे पहला कारण जो हम लोग के सामने आता है किताबों के माध्यम से या बड़े बड़े स्कॉलर्स के माध्यम से, क्या मॉडर्न साइंटिस्ट क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि इट कंटेन अ वेरी फ्यू सेलेक्टेड एलिमेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। जैसा कि कल आपको बताया गया था कि CHONS ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसको ज्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। इसके अलावा किसी और चीज की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं के बराबर होती है। ओके, मेनली खासकर कार्बन और कार्बन से रिलेटेड। जबकि दूसरे पॉइंट्स ये बताते हैं इट हैज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जैसे कि CH4 ये सिंपल स्ट्रक्चर है, C2H5OH ये सिंपल स्ट्रक्चर है और बहुत सारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं जैसे क्लोरोफिल, विटामिन B12, ये सब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो इसका भी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। जैसे कि हम लोग दही खाते हैं, दही में ज्यादातर विटामिन B12 पाया जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं, और ज्यादातर इसका सोर्स क्या है? दही है, दूध है, लैक्टोबैसिलस इसका मेन सोर्स है। तो वहां से ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ये है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तीसरा पॉइंट है इट हैज कोवलेंट
बॉन्ड मैकेनिज्म और कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिस्टम, या तो कोवलेंट या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, कोवलेंट बॉन्ड कहने का मतलब है कि आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग बिटवीन बोथ द एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, और कोऑर्डिनेट स्टेबिलिटी के बाद डोनेट करने का जो कैपेसिटी है एटम के पास। मान लीजिए कंपाउंड में 2 एटम है और सब लोग स्टेबल हो गए लेकिन एक स्टेबल नहीं हुआ, तो स्टेबिलिटी के बाद फिर से इलेक्ट्रॉन डोनेट जो करते हैं उस मैकेनिज्म को कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। इट शोज आइसोमेरिज्म एंड होमोलॉगी। क्या होता है ये भी आपको बताया जाएगा। आइसोमेरिज्म आई थिंक आप लोगों ने नाम सुना है, मतलब इसका जनरली अगर बताया जाए तो ऐसा है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये आइसोमर कहलाता है। और जो प्रॉपर्टी से ये डिसाइड होता है कि सेम इस मॉलिक्यूलर फार्मूला है लेकिन स्ट्रक्चरल डिफरेंट है, उस प्रॉपर्टीज को, उस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जबकि होमोलॉगी कहने का मतलब है एक ही फैमिली के अलग अलग मेंबर, जैसे अल्केन फैमिली में आ गया मीथेन, इथेन, प्रोपेन, अल्काइल फैमिली में आ गया मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, तो सबके पीछे एक जैसा सरनेम है इसीलिए सेम फैमिली, और इसे होमोलॉगी बोलते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट हैज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसके पास लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मैकेनिज्म होता है। एंड इट अंडरगोज मॉलिक्यूलर रिएक्शन विच आर स्लो एंड रिवर्सिबल इन नेचर। ओके, तो स्लो रिएक्शन होता है और ये फिर से रिवर्स भी किया जा सकता है। ये नोट डाउन करिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। नाउ द रीजन व्हाई द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टेक प्लेस। क्यों इतना ऑर्गेनिक कंपाउंड में डाइवर्सिटी है? क्या कारण है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इतना डाइवर्सिटी शो करता है? तो इसमें से 4 रीजन है। 4 रीजन में से पहला रीजन जो है वो है कैटनेशन। आप लोगों में बहुत लोगों ने कैटनेशन नाम सुना होगा। कैटनेशन कहने का मतलब है जब कार्बन कार्बन आपस में सेल्फ लिंकिंग करता है, या तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से, या फिर डबल कोवलेंट बॉन्ड से, या फिर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड से, तो इस प्रॉपर्टीज को कैटनेशन बोलते हैं। क्या लिखा गया है? द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम थ्रू कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग, लंबा सी 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 सी, एक लंबा चैन कार्बन का, स्ट्रेट सीधा हो, या फिर ब्रांच्ड, जैसे कि इस केस में ब्रांच्ड, यहाँ पे देखिए एक ब्रांच्ड है, सी 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 और ब्रांच। हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सी क्या है, कुछ नहीं लगा है। तो जिस प्रकार मैथमेटिक्स में प्लस का साइन होता है कहीं कुछ नहीं रहने पे, उसी प्रकार केमिस्ट्री खास करके ऑर्गेनिक वर्ल्ड में हाइड्रोजन होता है। जहाँ कुछ नहीं दिखे वहां क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। ये देखिए इधर हाइड्रोजन, जहां भी कुछ नहीं, 4 वैलेंसी फुलफिल करना है। तो एक इधर, जैसे इस कार्बन का बात करें तो एक इधर है, एक इधर, 2 बॉन्ड सिस्टम इसका फुलफिल हो चुका है, तो 2 यहाँ पे होगा, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, नहीं, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे। इसमें भी क्या होगा? इधर देखिए 1 2 3 फुलफिल हो गया, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन ऊपर होगा। ओके, एंड रिंग्स ऑफ डिफर, जैसे ये देखिए इसमें हर एंगल और इंड पॉइंट पे कार्बन होता है। तो एक कार्बन यहाँ 2 3 4 5, तो इस केस में 5 कार्बन है, जबकि इस केस में कितना? 1 2 3 4 5 6। तो 5 है तो नाम क्या होता है, और 6 है तो नाम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है कि इसका नाम क्या होगा। सिंगल बॉन्डेड है, और क्वेश्चन नंबर 4 में इसका नाम बताना है क्या होगा। ओके, यहां तक नोट डाउन करिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ टेट्रावैलेंसी एंड मिनीमोर। चलिए करिए यहाँ पे नोट डाउन। अब हम आप लोगों को यहाँ पे कुछ दिखाना ये चाहते हैं कि जैसे ये सपोज करिए कार्बन फैमिली का जो ग्रुप में है उसका सबसे ज्यादा कैटनेशन पावर होता है। तो किस सीक्वेंस में कैटनेशन पावर ये स्ट्रेंथ होता है? तो सबसे ज्यादा कैटनेशन पावर Cp फॉर
किसका है? तो सबसे ज्यादा है यहाँ पे आपके लिए सब चीज का लिखाते हैं। कार्बन का हो जाता है आपके लिए 2.5 के आसपास। ओके, उसके बाद आपके लिए हाइड्रोजन का 2.1 होता है। उसके बाद नाइट्रोजन का 3 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है? 3। फास्फोरस का 2.1, क्लोरीन का 3 एंड ऑक्सीजन का 3.5। इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, या फिर कैटनेशन पावर। ओके, नोट डाउन करिए, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। Now the second point is tendency to form multiple bonds. मल्टीपल बॉन्ड्स कहने का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और दूसरा सिग्मा बॉन्ड होती है, जबकि ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड। ओके, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, जबकि ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई 1 सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। तो कार्बन का साइज छोटा होने के कारण ये किसी दूसरे कार्बन एटम, ऑक्सीजन एटम या नाइट्रोजन एटम के साथ आसानी से मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्मेशन करके डाइवर्सिटी को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज आइसोमेरिज। आइसोमेरिज के बारे में जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, पहले भी लेक्चर में आप लोगों को बताया कि इसमें एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जबकि 2 या 3 या इससे ज्यादा स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ाएंगे तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला बढ़ता चला जाएगा। अगला पॉइंट है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। एक कार्बन एटम के पास 4 मोनो सब्स्टिट्यूटेड होता है। जैसे एक कार्बन बीच में है, इसके पास 4 वैलेंसी है, तो इसको टेट्रावैलेंसी, टेट्रा मींस 4, वैलेंसी मींस कैपेसिटी टू ज्वाइन। तो यहाँ पे अलग अलग एटम्स ऐड कर सकते हैं या फिर सेम टाइप ऑफ एटम्स ऐड कर सकते हैं जिसका वैलेंसी मोनो सब्स्टिट्यूटेड 1 हो, तो ये कहलाता है टेट्रा वैलेंसी। इस तरीके से आप देख सकते हैं 2 बॉन्ड के बीच में कार्बन का क्या होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये इसका बॉन्ड है, मतलब एंगल ऑफ द बिटवीन 2 सब्स्टिट्यूटेड कार्बन का एंगल का वैल्यू 109 डिग्री 28 मिनट। तो टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन को स्टडी करने वाले जो वैज्ञानिक थे उसका नाम था लेवल और वॉन्चो। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे क्लासेस ऑफ कार्बन, क्लासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड मेनी मोर। तो आज के लिए थैंक यू। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, लेसन नंबर 3, and this is the lesson number 2, and also help us in growing the channel. Thank you for today.